नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग प्रश्न एनालिसिस के क्रम में भूगोल के 10 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें इस बार जो है 2021 के मेंस की परीक्षा में 2 प्रश्न आए हुए थे। एक प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालय क्षेत्र के अपवाह तंत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो 10 नंबर में पूछा हुआ है। और चूंकि अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया हुआ था, भारत में वर्षा जल संग्रहण की विधियों के सापेक्षिक महत्व की व्याख्या की। अब इन दोनों में से किसी भी एक प्रश्न को करना था, लेकिन दोनों प्रश्नों का विश्लेषण देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालय क्षेत्र के अपवाह तंत्रों में अंतर। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी प्रश्न को लिखिए, पहले प्रश्न की डिमांड क्या है उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही उसका खाका तैयार करिए और फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने आंसर को डील करिए। अब इसमें 2 चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहला अंतर तो यह है कि पूछ रहा है अपवाह तंत्रों में अंतर, अपवाह तंत्रों में अंतर, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह तंत्र बताने के बाद ही आप दोनों के अपवाह तंत्रों में अंतर करें। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान में रखना है कि मैप के साथ आपको डिस्क्राइब करना। तो इसमें मूलतः 2 स्तर पे आपको काम करना है। सबसे पहला अपवाह तंत्र क्या है, इसको बताना है, और दूसरे स्तर पर जो है कि अंतर बताना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपवाह तंत्र क्या है। मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों को मिलाकर के जो बनने वाला तंत्र होता है उसे ही अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे इसको मैप के साथ आप दर्शा सकते हैं, जैसे ये मुख्य नदी है, इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां होती हैं, इन सहायक नदियों के साथ जो मिलकर के बनने वाला तंत्र होता है, यही तंत्र अपवाह तंत्र कहलाता है। जबकि ये जो क्षेत्र की अगर हम बात क्षेत्र कहेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा अपवाह तंत्र को लिखना है, न कि क्षेत्र लिखना है। इसलिए जब भी पूछेगा अपवाह तंत्र, सिर्फ आपको यही लिखना है कि मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी से मिलकर बनने वाले तंत्र को ही अपवाह तंत्र कहते हैं। इस प्रकार का एक मैप दिखा दीजिए। अब दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न का दूसरा भाग ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालय क्षेत्र के अपवाह तंत्रों में अंतर करना है। तो इसमें स्पष्ट रूप से आप 2 कॉलम ऐसे बनाइए। एक जो है, एक तरफ आप दर्शाइए हिमालय का अपवाह तंत्र, और दूसरे तरफ आप दर्शाइए प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह। इन दोनों में फिर अंतर हमको करना है। आप ये करना चाहें तो और बना सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं क्रम। तो सबसे पहली चीज समझिए कि जो हिमालय की नदियां हैं, ये हिमालय से कई सारी नदियां निकलने के बावजूद भी सिर्फ 2 अपवाह तंत्रों के माध्यम से गंगा में, यानी 2 अपवाह तंत्रों के माध्यम से इनका निकास होता है। जैसे पहला अपवाह तंत्र कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। क्योंकि आप देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आकर के बांग्लादेश में ग्वाल्डो के पास आपस में मिल जाती हैं, और उसके बाद से एक होकर के पद्मा के नाम से बहती हैं, और फिर लास्ट में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हिमालय से जो निकलती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों बड़ी नदियां हैं, इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन समुद्र में ये दोनों एक साथ मिलकर के गिरती हैं। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो उधर जो पाकिस्तान से होकर के सिंधु नदी गिरती है। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सिर्फ 2 ही अपवाह तंत्र के माध्यम से निकास का कार्य करती हैं। एक गंगा ब्रह्मपुत्र तंत्र हो गया, और दूसरा जो है सिंधु तंत्र। लेकिन ये दोनों का ही निकास तंत्र भारत में नहीं। वही पठार की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं, विशेषकर पश्चिमी से निकलने वाली नदियां, ये छोटी होने के बाद जो है कि एक स्वतंत्र अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं।
और वहीं जो है पश्चिमी घाट से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत में दो अपवाह तंत्र बनता है, पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली नदी और दूसरा पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। और वहीं अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय की बहुत सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन सिर्फ दो ही अपवाह तंत्र के माध्यम से इनका विकास होता है। तो पहला तो अंतर आप ऐसे करेंगे, मैं चूंकि वाक्य को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ संकेत आपको दे रहा हूँ, क्योंकि उतना लिखेंगे तो फिर हमारे पास स्पेस भी कम है, और चूंकि मैं बोल करके सारी बातों को समझा दे रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे की बात करें तो देखिए, जो हिमालय के अपवाह तंत्र होते हैं ये 4 प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। हिमालय के अपवाह तंत्र जितने भी हैं या हिमालय की नदियां 4 प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जिसमें पर्वतीय भाग में जो है वृक्षाकार प्रतिरूप, ऊपरी मैदान में समानांतर प्रतिरूप, मध्यवर्ती मैदान में विसर्पाकार प्रतिरूप, और अपने निकास क्षेत्र या निचले मैदान में विकास क्षेत्र या निचले मैदान में जो है ये जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। तो अगर देखा जाए तो हिमालय की नदियां ये अपने चारों प्रकाश करती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की अगर हम बात करें तो सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ये सिर्फ समानांतर प्रतिरूप बनाती हैं। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं ये जो है 2 प्रतिरूप बनाती हैं, ऊपरी भाग में वृक्षाकार प्रतिरूप और निकास क्षेत्र में जो है कि जालीनुमा प्रतिरूप। ठीक है। तीसरा क्या अंतर बताएंगे कि जो हिमालय की नदियां हैं ये लंबी नदियां हैं, और लंबी नदी होने के साथ साथ जो है अपने साथ बड़े मात्रा में अवसाद लेकर के चलती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर हम बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली बहुत छोटी से छोटी नदियां 20-25 किलोमीटर की नदी भी स्वतंत्र नदी होती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अपेक्षाकृत हिमालय की तुलना में भी छोटी होती है। चौथा आप क्या अंतर बताएंगे कि हिमालय की जो निकलने वाली नदियां हैं वे नदियां जो है कि अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद को लेकर के चलती हैं, जिससे बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण होता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा है। वहीं अगर हम देखें तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण तो करती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से छोटी डेल्टा होती है। चौथा क्या अंतर बताएंगे? पांचवा क्या अंतर बताएंगे? पांचवा अंतर ये होता है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ये 12मासी होती हैं, अर्थात इनका उद्गम स्रोत जो होता है ग्लेशियर होता है, इसलिए इनको 12 महीना जल की आपूर्ति होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है ये मौसमी होती है। अगला आप अंतर क्या बताएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की नदियां जो है कि लंबी होने के कारण जो है कि बड़े बड़े परिवहन मार्गों का विकास की है। जैसे आप देख सकते हैं कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये कहां से कहां तक है, हल्दिया टू इलाहाबाद है, ये भारत का सबसे बड़ा जलीय परिवहन है। वहीं अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है कि सिर्फ अपने निकास अर्थात डेल्टाई क्षेत्रों में परिवहन के लिए अनुकूल हैं, पठारी क्षेत्रों में इनमें परिवहन संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार इन दोनों में तुलना करके आप बता सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में थोड़ा सा दे सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण का यानी उपरोक्त नदियों के अपवाह तंत्र का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि दोनों ही नदियों में पर्याप्त अंतर है। जहां एक तरफ उत्तर की नदियों में सालों भर जल की आपूर्ति होती है, जिसके कारण कृषि कार्य अच्छा होता है, वहीं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में जो है कि मौसमी जलापूर्ति के कारण कृषि कार्य जो है कि उतना अनुकूल नहीं हो पाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर समाप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न जो है ये कहता है कि भारत में वर्षा जल संग्रहण की विधियों के सापेक्षिक महत्व की व्याख्या की। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सापेक्षिक महत्व की जो है कि व्याख्या करना है। लेकिन सबसे पहले आप इसमें प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, सबसे पहले आप इसको दो लाइन में डिफाइन करेंगे कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। उसके बाद से वर्षा जल संग्रहण की विधियां। वर्षा जल संग्रहण की विधियां, इन विधियों को लिखने के साथ साथ वही इनके महत्व को भी दर्शाना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण एक कृत्रिम विधि है जिसके माध्यम से वर्षा के जल को एक जगह रोक करके भूमिगत जल की वृद्धि के लिए कार्य किया जाता है। अर्थात भूमिगत जल रिचार्ज करने हेतु तो वर्षा के जल को जब हम कृत्रिम तरीके से रोक करके एक स्थान पर एकत्र यानी संग्रहित करते हैं तो उसे ही वर्षा संग्रहण कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसको आप सही तरीके से इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वर्षा जल संग्रहण वर्षा के जल को कृत्रिम रोक करके भूमिगत जल को रिचार्ज करने की एक विधि। आप इसको बता देंगे संक्षेप। उसके बाद से हम लोग दूसरे नंबर पे आएंगे, वर्षा जल संग्रहण की विधि क्या है। तो देखिए वर्षा जल संग्रहण की मूल रूप से 4 विधियां हैं। पहला जो है जमीन में गड्ढा खोदकर, जमीन में गड्ढा खोदकर। दूसरा जो है ट्रेंच रिचार्ज विधि। तीसरा जो तरीका होता है कुएं में पानी कुएं में वर्षा के जल को उतारकर। और चौथा जो तरीका है वो ये है कि तालाबों में वर्षा के जल को संग्रहित करना। ये 4 विधियां हैं। इन चारों विधियों को समझाना है, फिर इसके महत्व को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जमीन में गड्ढा खोद करके वर्षा जल संग्रहित रेन वाटर हार्वेस्टिंग की विधि है क्या है। इस विधि में क्या होता है कि सतह पर जहां पर ढालू क्षेत्र होता है, विशेष करके ढालू क्षेत्र जहां पर आसानी से जो है वर्षा का जल चारों ओर से बह करके आ जाए, उस क्षेत्र में जो है कि एक गड्ढा खोदा जाता है। और ये गड्ढा सामान्यतः जो है कि 10 से 15 फीट खोदा जाता है और फिर चारों ओर के पानी को यहाँ पर ला करके अपने आप, चूंकि ढाल होता है इसलिए पानी आसानी से आ जाता है। और इस विधि में इस गड्ढे में पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है और पानी रिस रिस करके वो नीचे जाता रहता है। ये विधि जो है जमीन में गड्ढा खोद करके विधि कहलाती है। अब यहीं पर इसके महत्व को भी लिखते चलिए कि इसका वास्तव में महत्व क्या है। तो क्या महत्व है? सबसे पहला चीज तो ये है कि ये ग्रामीण भारत में ग्रामीण समाज के अनुकूल है, ग्रामीण क्षेत्र के अनुकूल है। दूसरा आपको बताना है कि ये बिल्कुल सरल और आसान विधि है। सरल एवं आसान। तीसरा चीज ये बताना है कि भारत में जो है कि पहले से ही, यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये सबसे परंपरागत तरीका भी है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो परंपरागत तरीका होने के कारण जो है कि लोग इससे फेमिलियर हैं। चौथा चीज यह है कि इसमें कोई विशेष लागत नहीं आती है, अर्थात कम खर्चीला है। और पांचवा आपको महत्व यह बताना है कि वास्तव में यह स्थान भी कम घेरता है, कम स्थान घेरता है।
ये आप 5 पॉइंट में इसके महत्व को बता देंगे। उसके बाद से हम लोग आते हैं दूसरे विधि को, ट्रेंच रिचार्ज विधि। देखिए ट्रेंच रिचार्ज विधि क्या है, ये पहले चित्र ये सामान्य यानी ये उन क्षेत्रों के लिए है जो कंक्रीट वाले क्षेत्र हैं, विशेष करके शहरी क्षेत्र जहां पर कंक्रीटाइजेशन का जो है कि मात्रा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में लगभग 2 से 3 मीटर गहरे गड्ढे खोद करके एक नाली के रूप में बना लिया जाता है। और गड्ढा का खोदते समय सामान्यतः ये ध्यान दिया जाता है कि जहां से जो है कि कंक्रीट खत्म हो जाए और सामान्य मिट्टी प्राप्त होने लगे, ताकि आसानी से वर्षा का जल नीचे चला जाए। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जब वर्षा होता है और ऐसी स्थिति में भूमि और छत कंक्रीट के होने के कारण जो वर्षा का पानी या तो वाष्पीकृत हो जाता है या बह करके बाहर चला जाता है, उस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाता। तो ये सामान्यतः शहरी क्षेत्रों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। इसमें सामान्यतः 2 से 300 वर्ग मीटर क्षेत्र के 2 से 300 वर्ग मीटर जो है क्षेत्र के छत के पानी को इसमें चाहे तो हम रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें जो है 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा एक नाली बना लिया जाता है। क्योंकि फिल्टर के लिए इसमें कंकड़ पत्थर या बजरी को भर दिया जाता है, ताकि इसमें कोई भी चीज गंदगी या डस्ट न जा पाए, गंदगी डस्ट छन जाए, और इस कारण जो है कि धीरे धीरे पानी रिस करके नीचे जाता है। तो ये विधि जो है कि एक लंबी नालीनुमा गड्ढा खोदा जाता है। अब इसके महत्व क्या है इसको समझिए, इसके महत्व को देखना। तो महत्व क्या है, सबसे पहली चीज तो यह है कि शहरी क्षेत्रों में ये सालों भर जल की आपूर्ति करने के लिए सक्षम है। शहरी क्षेत्रों में इसको सालों भर इस विधि से पेयजल की आपूर्ति हो सकती है। दूसरा चीज क्या है कि ये सीमित स्थान घेरता है, सीमित स्थान घेरता है। तीसरा चीज ये है कि ये भी जो है कि बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं, क्योंकि सामान्य 2-3 मीटर गहरी नाली बनाया जाता है, तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि कम खर्चीला। चौथा इसका महत्व यह है कि ये विधि जो है कि वर्तमान संदर्भ में जहां पर पेयजल की संकट ग्रीष्मकालीन समय में उत्पन्न हो रहा है, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में, वहां इस ग्रीष्मकालीन पेयजल की संकट से निपटने में काफी कारगर साबित होगा। ग्रीष्मकालीन शहरी पेयजल संकट। और पांचवा चीज ये है कि वास्तव में वनस्पतियों के विकास के लिए भी अनुकूल अवस्था प्रदान करता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र कंक्रीटाइजेशन होने के कारण जो है कि भूमिगत जल रिचार्ज कम हो पाता है। लेकिन इस विधि से जब भूमिगत जल रिचार्ज हो जाता है तो वनस्पतियां भी वहां शहरी क्षेत्रों में आसानी से हरी भरी रहती है। तो आप इन दोनों के महत्व 5 पॉइंट में बता दी। तीसरा विधि है वर्षा के जल को कुएं में उतारकर। तो ये जो विधि है ये भी विधि बिल्कुल सरल है। इसमें होता क्या है कि अगर आसपास का जो कोई कुआं क्षेत्र होता है, विशेष करके कच्चे कुएं इसके लिए ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि कच्चे कुएं में चारों ओर से जल सोखने की क्षमता बनी रहती है। तो इसमें सामान्यतः कच्चे कुएं का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे कुएं का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे कुएं में ही जो है उस क्षेत्र के पानी को ला करके गिराया जाता है। अब इसके लाभ क्या है या महत्व क्या है, ये तो आपने समझा दिया कि कुएं में जल उतारकर सामान्यतः इसमें कच्चे कुएं का चयन किया जाता है। आसपास के क्षेत्र के जल को कच्चे कुएं में ला करके गिराया जाता है इस विधि में। अब इसके महत्व क्या है, तो महत्व पहला चीज तो ये है कि इस विधि द्वारा जो है सीधे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, अर्थात सीधे जो है कि ग्राउंड वाटर के जो रिसोर्स वहां तक सीधे पानी पहुंचता है, यानी भूमिगत जल रिचार्ज का जो है कि ये सटीक साधन है। दूसरा आप बता सकते हैं कि ये भी कम खर्चीला है। तीसरा तो बता सकते हैं कि इसमें जो है कि विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो परंपरागत कुएं बने उसके लिए काफी अनुकूल है, ग्रामीण क्षेत्रों के पृष्ठभूमि के अनुकूल है। चौथा आप महत्व बता सकते हैं कि इसके माध्यम से जो है कि उस क्षेत्र में सालों भर पेयजल की आपूर्ति होती रहती है।
और पांचवा इसका महत्व बता सकते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में जो है कि सिंचाई के लिए, शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जो है कि आसानी से जल आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको एक महत्व को बता दीजिए। इससे बाद तालाबों में वर्षा जल को संग्रहित करके, ये विधि जो है कि बिल्कुल परंपरागत विधि है। इसमें जो है कि जहां पर भी तालाब होते हैं, चारों ओर के पानी को उस तालाब में लाया जाता है, फिर धीरे धीरे तालाब के माध्यम से पानी रिस करके नीचे जाता है। तो आप बता सकते हैं विधि जो है कि सामान्यतः जहां नेचुरल या प्राकृतिक तालाब हैं, उन क्षेत्रों में चारों ओर के जल को संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। अब इसके महत्व क्या है, तो इसको समझिए। पहला महत्व तो ये है कि इस विधि द्वारा जो है कि भूमिगत जल रिचार्ज होने के साथ साथ दैनिक कार्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सकती है। यानी भूमिगत जल रिचार्ज प्लस दैनिक कार्य की पूर्ति होगी। दूसरा इसका बड़ा लाभ यह है कि यह भी कम खर्च, क्योंकि तालाब नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। तीसरा इसका बड़ा लाभ यह है कि विशेषकर प्रायद्वीपीय पठारों में जहां प्राकृतिक रूप से तालाब पाए जाते हैं, उसके लिए सबसे कारगर, प्रायद्वीपीय पठार के अनुकूल है। चौथा इसका आप महत्व ये बता सकते हैं कि इससे जो है कि भूमिगत जल के साथ साथ जो है कि दैनिक कार्य के लिए जल उपलब्ध तो होता ही है, साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि वर्षा जल और शुष्क क्षेत्रों की सिंचाई के लिए आसानी से जल मिल जाता है। यानी शुष्क क्षेत्रों की या शुष्क ऋतु में, शुष्क क्षेत्र या शुष्क ऋतु में वर्षा जल जब नहीं आता है, उस समय शुष्क क्षेत्रों में भी अगर हमको सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है तो यहाँ से मिल जाता है। और पांचवा चीज आप ये बता सकते हैं कि ये भी जो है कि आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त नमी बना करके रखने में मदद करता है, जिससे जो है पत्तियों के विकास के लिए अनुकूल अवसर मिलता है। इस प्रकार आप 5-5 पॉइंट में चाहें तो इन चारों ही विधियों को बताने के साथ साथ इसके महत्व को बताइए और फिर निष्कर्ष जरूर बताना है, क्योंकि बिना निष्कर्ष के प्रश्न अधूरा रह जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में वर्षा जल संग्रहण विधियों के सापेक्षिक महत्व की व्याख्या कीजिए, तुलनात्मक रूप से महत्व की व्याख्या करना है। निष्कर्ष में ही बताएंगे, निष्कर्ष में आप बताएंगे कि वर्षा जल के संग्रहण की विभिन्न विधियों का समय स्थान के हिसाब से अपना अपना महत्व है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये सभी विधियां जो है कि स्थानिक और कालिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में हम टेंच विधि के अलावा दूसरा विधि अपना नहीं सकते, इसलिए शहरी क्षेत्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सापेक्षिक दृष्टिकोण से। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है तो जमीन में गड्ढा खोद करें और कुआं का क्षेत्र सबसे अनुकूल है। इसके अलावा दूसरा चीज पठारी क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा जो है कि तालाब का साधन है। तो बताएं, इस प्रकार सापेक्षिक दृष्टिकोण से सभी के महत्व का तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि सभी विधियों का अपना अपना महत्व है और स्थान काल के हिसाब से सभी विधियां प्रयोग में लाई जानी चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद से जो है कि ये भूगोल के प्रश्नों का हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। इसके बाद से अगले विषयों का एनालिसिस हम लोग आगे वीडियो बना करके डालेंगे।